हैं वो आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमने लास्ट टाइम तकरीबन सारे ड्रॉबैक्स मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के पढ़ लिए थे। इनफैक्ट 5 लिख लिए थे और 5वें की थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी। 5वां पॉइंट था पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। उस पॉइंट में हमने पहले इन दोनों को डिफाइन किया और फिर ये प्रॉब्लम भी शेयर कर दिया कि मेंडलीव वाज अनेबल टू गिव सेपरेट एंड प्रॉपर पोजीशन टू दीज एलिमेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने कहा था मैं थोड़ी सी इसके बारे में बातें और करूंगा, तो अब मैं वो बातें कर लेता हूँ। लेंथेनाइट्स एक एलिमेंट है लेंथानम। उसके बाद जो 14 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। ये कहा आपसे। इसी तरह एक एलिमेंट है एक्टिनम और उसके बाद जो 14 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं एक्टिनाइट्स। और इन 14 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में इसलिए रखा है कि इन तमाम कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, अब ईमानदारी की बात है कि ये अजीब सा नाम होने की वजह से 9th में एक दफा सुना था लेंथेनाइट एक्टिनाइट, जहन से चिपक जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को कम से कम नाम याद आता है, हाँ ये कहीं सुना था। अच्छा, अब वो कौन से एलिमेंट है 14 कंसेक्यूटिव जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट कहलाते हैं? ये है पीरियोडिक टेबल का वो हिस्सा जो सबसे अनकॉमन है फॉर ऑल ऑफ अस। मेरा जाती ख्याल है, शायद एक आधे जगह पे गलत हो जाए, कि हम में से किसी को भी अगर मैं लेंथेनाइट्स के नाम बताना शुरू करूं तो ना वो नाम से मिलन लगेंगे और ना ही उन्हें उनके बारे में, बल्कि बहुत सौ के बारे में तुक्के में सिंबल बता दें तो बता दें, वरना हमें सिंबल भी नहीं बताऊं। ये सबसे अनकॉमन एलिमेंट है। इनमें से कोई एक एलिमेंट भी शायद ऐसा नहीं है जिसके बारे में कभी भी केमिस्ट्री की, आपके लेवल की केमिस्ट्री की किताब में कोई बात आई हो। मसलन लेंथेनाइट्स में पहला एलिमेंट कहलाता है सीरियम, दूसरा कहलाता है प्रोसोडाइमियम, तीसरा कहलाता है न्यूडाइमियम, उसके बाद आता है अर्बियम। अब ये टर्बियम, अर्बियम, इस तरह के जो नाम है तो मेरे ख्याल में आपने सुने भी नहीं हो, खुद मुझे भी पूरे नहीं आते। मैंने एक दफा आपसे कहा था ना कि मैं भी कुछ एलिमेंट्स के नाम मुझे भी याद नहीं है होते, वो इसी में है क्योंकि इन्हें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो बाद में देखते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ, जिस तरह आपके लिए अनकॉमन है, इसी तरह जब 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था और मैंने आपसे कहा था 56 एलिमेंट तो ऑन हैंड मौजूद थे, 15 की जगह उसने छोड़ी जो उन्हीं 56 से मिलते जुलते थे, जब भी तो उसको उनके बारे में पता चला, तो टोटल 71 की जगह उसने बना दी। स्टिल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से कम 20 एलिमेंट का तो पता ही नहीं था। तो ये जो एलिमेंट थे जो ना उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे और ना ही मेंडलीव को उनके बारे में कुछ अंदाजा हो सका था, यानी उसने उनके लिए जगह भी नहीं छोड़ी थी। ये ज्यादातर लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स थे। ये वो एलिमेंट थे जो मेंडलीव के जमाने में डिस्कवर भी नहीं हुए थे और वो जानता भी नहीं था, और ये उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए। जब मेंडलीव ने टेबल बनाया था तो उसने क्या देखा? उसने देखा एक एलिमेंट है लेंथेनम, और लेंथेनम के एटॉमिक मास के बाद 4 या 5 एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास में अच्छे खासे गैप भी थे और उनकी प्रॉपर्टीज पांचों की एक जैसी थी। यानी 14 में से सिर्फ मेरे ख्याल में 5 या 4 डिस्कवर हुए थे उस वक्त, तो उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो मेंडलीव ने ये देखते हुए कि इन चारों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और फिलहाल इनके दरमियान जितने बड़े बड़े गैप्स हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी बीच में और भी एलिमेंट्स आएंगे, तो जब ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं सेटिंग कर पाऊंगा कि इन्हें कैसे अरेंज करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग उसने तय किया कि निशानी के तौर पर, चूंकि ये एलिमेंट लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, तो उनका नाम रखो लेंथेनाइट्स, और इनको अलग अलग नहीं प्लेस किया, एक ही डब्बे में वो चारों एलिमेंट्स रख के नाम का लेबल लगा दिया लेंथेनाइट्स। इसी तरह एक्टिनम में भी, उसमें तो 2 एक और भी कम थे, तो 2 या 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उसने उसके साथ भी यही किया, मिलाकर एक ही डब्बे में वो 3 या 4 जितने भी थे उनको रख के कह दिया एक्टिनाइट्स। तो ये नाम इनिशियली सिर्फ निशानी के तौर पर था कि इन एलिमेंट्स को लेंथेनम के बाद रखा हुआ है, इनको एक्टिनम के बाद, इसलिए ये नाम है। वक्त गुजरा, वाकई लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जैसे और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, बढ़ते बढ़ते ये तादाद 14 हो गई, सब एक जैसे हैं।
और इनिशियली हमने सबको इसी तरह एक साथ रख दिया, तो सर प्रॉब्लम इसमें क्या होगी? अच्छी बात हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जानबूझ के बात खींच रहा था, अगर आप इसको रियलाइज करें, मैं बार बार कह रहा हूं, लेंथनम एलिमेंट के बाद जो 14 कंसेक्यूटिव एलिमेंट थे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस चीज पर बेस करते हुए एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं वो टर्म है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है सिमिलर एलिमेंट्स एक खास पीरियड के गैप से रिपीट होंगे। यानी अगर कोई चीज पीरियोडिक होती है तो इसका मतलब ये है कि दो सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ नहीं आ सकते, उनके बीच में गैप होना चाहिए। जैसा डोब्रेनर ने न्यूलैंड ने कहा कि हर 7 के बाद 8th वाला रिपीट होगा अगर वो ऑक्टेव को फॉलो करना है। तो इसका मतलब है दो सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में अगर 7 का गैप नहीं है तो कम से कम भी एक एलिमेंट का तो गैप हो, ताकि मैं कह सकूं हर ऑल्टरनेट एलिमेंट रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो अब ये सिमिलर एलिमेंट का ग्रुप तो मिल गया, मगर ये पीरियोडिक तो नहीं कहलाएंगे। कंसेक्यूटिव 14 एलिमेंट्स अगर सेम निकलेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे इनके बीच में पीरियोडिसिटी है। तो हर एलिमेंट ही एक जैसा है तो पीरियोडिसिटी कहां से आई? तो एतराज असल में ये किया गया कि 14 प्लस 14 लेंथेनाइड्स और 14 एक्टिनाइड्स, टोटल 28 एलिमेंट्स में पीरियोडिक सिमिलैरिटी नहीं है, वो तो इन जनरल सारे के सारे सिमिलर हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स अगर 28 पीरियोडिक ही नहीं है तो ये पीरियोडिक टेबल तो चूचू का मुरब्बा बन गया। अभी फैमिली ए और फैमिली बी हजम नहीं हो रही थी, अभी आपने मेंडेलीव ने कहा भाई आपके टेबल के 2 हिस्से हैं, फैमिली ए नॉर्मल एलिमेंट्स ये हर 8 के बाद 9th रिपीट होता है, और फैमिली बी ये हर 10 के बाद 11th रिपीट होता है। ये 2 फैमिलीज हैं और तीसरी एक और बन गई भाई, वो सिरे से रिपीट ही नहीं होते, वो सारे ही एक जैसे हैं। तो इस तरह एक ही पीरियोडिक टेबल में 3 अलग अलग प्रिंसिपल चल रहे हैं, तो कुछ अजीब सी बात लग रही है। तो ये बात मेंडेलीव नहीं सब, आखिर मरते दम तक तो पूरे एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनाइड सब डिस्कवर हो गए थे, बट वो इस काबिल नहीं था कि ये बता सके। वो यही समझते थे हाँ फिर यही होगा कि ये एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी फॉलो नहीं करते होंगे, ये सारे ही एक जैसे होते होंगे। वो वजह नहीं बता सका व्हाई लेंथेनाइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और क्या वो पीरियोडिक नहीं है। अगर है तो उनकी पीरियोडिसिटी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, क्योंकि वो तो सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट सेम है यही एक्टिनाइड में। तो इसका जवाब उसे नहीं मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं उसे नहीं मिला, इसलिए उसके पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक है कि हमने लिखा मेंडेलीव वाज अनेबल टू प्लेस दिस एलिमेंट सेपरेटली एंड प्रॉपर्ली। ना वो अलग अलग रख सका, सबको एक ही डब्बे में बंद कर दिया था, और ना ही प्रॉपर प्लेस बता सका, वो ना सेपरेट हुई ना प्रॉपर हुई। अलबत्ता आज के पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ ये कि लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं, बल्कि हमने उनकी भी पीरियोडिसिटी बताई है। they are also periodic and very special periodic। जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, अभी बताई जा सकती, अभी असल कुल्ली पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन हमारे पास जवाब है। हाँ ये जरूर याद रखिएगा, ये जो 5 ड्रॉबैक हो गए, अब आखिरी भी मैं बता देता हूँ ताकि ड्रॉबैक का मसला हल हो, फिर हम इन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करेंगे ना। तो हिस्टोरिकली सबसे मुश्किल से जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था वो यही था, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। एक से लेके बाकी जो इसके अलावा जो बाकी 5 है ना, एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, थोड़ी सी और मेहनत की, सब के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यानी 1913 में हमारा एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था, विद इन फ्यू इयर्स 4 और 5 ईयर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नहीं हुआ तो सिर्फ लेंथेनाइड एक्टिनाइड का नहीं हुआ, ये फिर कहीं जाके 1915 में सॉल्व हुआ था। 1950 में कोई 30-40 साल की मेहनत के बाद तब हमें सही तरह समझ में आया था, अच्छा ये होते हैं। तो थोड़ा इन्होंने तंग जरूर किया, लेकिन मतलब बन गई बात। हम बहरहाल अब ये थोड़ी कि हम भी 50 साल लेंगे, हम बात बना देंगे। तो ये मेरी छोटी सी गुफ्तगू रह गई थी लास्ट पॉइंट के हिसाब से। लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स 2 14 एलिमेंट्स के ग्रुप हैं जो लेंथेनम और एक्टिनम के बाद आते हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से कंसेक्यूटिव हैं, और इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। इन्हें मेंडेलीव ने एक साथ एक ही बॉक्स में एक ही प्लेसमेंट पे रख दिया था, ये कहते हुए कि ये चूंकि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं तो लेट देम पुट टुगेदर, अगर इनमें भी कोई पैटर्न होगा तो बाद में इन्हें ठीक करेंगे।
करेंगे, वो बात कभी आ ही नहीं सकी, इसलिए ये ड्रॉबैक बन गया। नंबर 6 लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ कॉइन एज मेटल्स। टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं साइंस के हर चीज में। अब पीरियोडिक टेबल बनाते बनाते ही हमने बहुत सारे छोटे छोटे नाम भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, और इन नामों को हम पूछते भी बहुत हैं। अभी आ गया था लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स। अब टेबल में वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो अपनी जगह पर अहम होगी बात, लेकिन ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके इनके मतलब आने चाहिए। फिर हमने बीच में एक जगह इस्तेमाल किया लफ्ज हैलोजेंस, बहुत करेंगे आगे भी इस्तेमाल, हमें पता हो हैलोजेन किसे कहते हैं। उसके साथ हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया छैल्कोजेंस। मैंने कहा भी कि ये नाम ऑब्सलीट हो गया है क्योंकि ये गलत बेस पर बनाया गया था, लेकिन नाम तो नाम है, चाहे वो ऑब्सलीट ही हो गया हो, तो हम रेफरेंस के तौर पर ये नाम यूज कर लेते हैं। इसे हम ध्यान में सवाल भी पूछ लेते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम दीज एलिमेंट्स वर कॉल्ड, ये तो फिर आपको छैल्कोजेन का भी नाम आना चाहिए। और अब एक और नाम आ गया, कॉइन एज मेटल्स। लफ्ज कॉइन एज मेटल्स का क्या मतलब हुआ? नाम से जाहिर है इनका कोई ताल्लुक कॉइन बनाने से। तो भाई बात ये है, अब तो जमाना जो है डिजिटल हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता जमाने ने तरक्की की है, और मैं और मेरी जैसी एज ब्रैकेट के जितने लोग हैं, हम अक्सर इस बात पे फख्र करते हैं कि हम वो जनरेशन है जिसने बहुत रैपिड ग्रोथ देखी है। यानी मैं वो उस जनरेशन में हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने कॉइन्स वाली करेंसी भी पाकिस्तान की देखी थी, जो अब आप लोगों को नाम भी इस्तेमाल नहीं होता, वो कहलाता था पाई। 1 रुपीज में 100 पाइज होते हैं, 100 पैसा जिसे आप कहते हैं ना, उसमें 12 पैसे की एक पाई होती थी। अब ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, हमने वो दौर देखा है, हमारे पास वो कॉइन्स हैं। फिर और दुनिया भर में होता था, कॉइन्स पे करेंसी चलती थी। कॉइन्स ने फिर करेंसी नोट की जगह ले ली। कॉइन्स अभी भी चलते हैं फ्रैक्शनल मनी के तौर पर, लेकिन करेंसी नोट आ गए। फिर हमारे ही दौर में इस करेंसी नोट की जगह प्लास्टिक मनी ने ले ली, यानी क्रेडिट कार्ड्स आ गए। और फिर हमारे ही दौर में ये क्रेडिट कार्ड्स भी अब ऑब्सोलीट हो रहे हैं, और अब आप कहते हैं डिजिटल मनी, इजी पैसा, यानी ऑनलाइन। अब किसी कार्ड की या किसी कागज की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाइए, ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए, अपने अकाउंट से ट्रांसफर कीजिए, किस तरह का। तो अब डिजिटल मनी आ गई। तो इस तरह जमाने ने तरक्की की है, लेकिन जो जमाना था जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ कॉइन्स एज ए करेंसी यूज होते थे। तो कौन से मेटल के कॉइन्स बनाएंगे आप? तो आमतौर पर जिन मेटल्स के कॉइन बनाए जाते थे और बनाए जाते हैं, वो हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। वाई? ये हैं वो 3 मेटल्स जो तमाम मेटल्स में लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है बहुत ही कम चीजों से रिएक्शन करने वाले, और इसका ये मतलब है कि अगर मेटल रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्शन करने वाला होगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि उस मेटल की बनी हुई चीज बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। मसलन लोहा, आयरन रिएक्टिव मेटल है, तो आयरन की, प्योर आयरन की कोई चीज बनाकर हवा में रखेंगे तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से वो रिएक्शन करता है, जिसे आप कहते हैं रस्टिंग। आप कहते हैं लोहा जंग खा गया, रस्ट कर गया, बेकार हो जाता है, गल के खत्म हो जाता है। तो हम अगर आयरन को यूज करते हैं कॉमन डे लाइफ की चीजें बनाने में, तो हम उसकी रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन की चीजों के ऊपर या तो पेंट कर देते हैं या किसी ऐसी चीज की कोटिंग कर देते हैं जो उसे रस्टिंग से बचा सके। तो इसी तरह जितने भी दूसरे मेटल हैं, उनका नुकसान ये है कि अगर वो रिएक्टिव हैं तो वो जैसे ही एयर में एक्सपोज होते हैं, वो रिएक्शन शुरू कर देते हैं एयर में मौजूद चीजों से और खराब हो जाते हैं। अगर मैंने इनके क्वाइंस बनाए तो ऑब्वियसली वो क्वाइन तो फिर अनस्टेबल हो गए। आयरन के क्वाइन बनाए, बताए जेब में रखा, घर में कहीं रखा, 2 दिन बाद जंग खा के लाया हो गए। तो क्वाइन ऐसे मेटल का बनना चाहिए जो खास तौर पर कॉमन चीजों से रिएक्शन ना करता हो, जो एटमॉस्फेयर में और हर जगह मौजूद है, यानी हवा, पानी, मट्टी, ये तो हर जगह मौजूद है, इनसे ना करता हो। गोल्ड
एक ऐसा मेटल है, आप तो सिर्फ ये जानते होंगे गोल्ड बड़ा कीमती है, गोल्ड बड़ा महंगा है। साइंटिफिकली क्यों है कीमती, क्यों है महंगा, ये खूबसूरत है। आपकी इत्तला के लिए गोल्ड से ज्यादा खूबसूरत मेटल मौजूद है। साइंस की बात है, आपको आनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। व्हाइट गोल्ड भी तो होता है। अगर गोल्ड का गोल्डन कलर खूबसूरती की का स्टैंडर्ड है तो फिर व्हाइट गोल्ड क्यों आया? इसीलिए कि गोल्डन कलर देख देख के कुछ लोग बोर हो गए ना, उन्होंने कहा फॉर चेंज बनी है गोल्ड की व्हाइट गोल्ड। ये व्हाइट गोल्ड क्या होता है? एक और मेटल है, उसका नाम है रहोडियम। उसका सिंबल है RH, शायद नाम भी हमने ना सुना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। गोल्ड की तरह ये भी लीस्ट है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले में जरा कम और महंगा तरीन मेटल है। तो रोहोडियम गोल्ड के ऊपर उसकी प्लेटिंग कर दी जाती है। रोहोडियम व्हाइट कलर का होता है। तो जो व्हाइट गोल्ड है उसकी सरफेस रोहोडियम की होती है, अंदर से गोल्ड होता है, अपीयरेंस चेंज होता है। तो अब गोल्ड का गोल्डन कलर उसकी महंगे होने की वजह नहीं है, उसके महंगे और कीमती होने की वजह है कि गोल्ड रस्टिंग नहीं करता। हवा और मट्टी क्या बेचते हैं? अगर गोल्ड एसिड में भी गिर जाए ना, तेजाब में भी, तेजाब में सारे मेटल गिर जाए ना अगर, तो गल के खत्म हो जाते हैं। आयरन की रॉड एसिड में फेंक दीजिए, एसिड डिजोल्व हो जाएगी, जैसे इनो की गोली पानी में डिजोल्व होती है। कॉपर की वायर, आपके घरों में बिजली की तारें हैं ना, गलती से एसिड गिर गया, पता भी नहीं चलेगा वहां कोई तार है, ऐसे खा जाता है एसिड। और गोल्ड को एसिड में फेंक दीजिए, धुल धुला के और साफ हो जाएगा, जरा भी असर नहीं होता। तो गोल्ड ऐसा जबरदस्त मेटल है, पानी, हवा, मट्टी, एसिड, कोई भी केमिकल गिर जाएगी नहीं खराब होने वाला, देर बार ड्यूरेबल, बेहतरीन। तो अगर गोल्ड के कॉइन्स बना दें तो किसी को ये डर है कि हाथ में पकड़ूंगा पसीना आएगा मेरा गोल्ड खराब हो जाएगा? नहीं, आयरन खराब हो जाएगा, ये नहीं होता। तो इस वजह से फ्रॉम दी डे वन, जब से दुनिया में लोगों ने इतनी कह लीजिए कि अकल हासिल की, उन्होंने करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया। कहानी किताबों में, फिल्मों में कहीं सुना हो, वो जो बादशाहों के जमाने में हम अशरफी कहते थे गोल्ड को, क्वाइंस को कहते थे अशरफी, और वो सोने की होती थी। बादशाह लोग जो है वो किस चीज की से अपने काम को चलाते थे? उनके यहाँ करेंसी क्या होती थी? गोल्ड के क्वाइंस सबसे महंगे, सिल्वर दूसरे नंबर पे, कॉपर तीसरे। तो ये तीन मेटल्स हम इस्तेमाल करते थे क्वाइंस बनाने में, और कीमत के लिहाज से गोल्ड महंगा, सिल्वर दूसरे नंबर पे, कॉपर तीसरे नंबर। इस वजह से इन तीन मेटल्स का ग्रुप कहलाता था क्वाइन एज मेटल्स। ठीक हो गई बात? क्वाइन एज मेटल्स, ग्रुप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अच्छा, अब सवाल ही पैदा हुआ, ये तो आपने सोशल बात बता दी, केमिस्ट्री वालों को इससे क्या लेना देना? केमिस्ट्री वालों की नजर में ये तीन वो मेटल्स हैं जो तमाम मेटल्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब हर आदमी इनके क्वाइंस को यूज कर रहा है, तो इसको केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है, उसको ये पता है ये तीन मेटल्स कौन है, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस। अब प्रॉब्लम क्या हुई? सर इतनी लंबी कहानी सुना दी। प्रॉब्लम ये हुई कि बेचारा मेंडलीव आसमान से गिरा, खजूर में अटका, इतना अच्छा टेबल बनाकर फंसा कहाँ? उसके टेबल में उसकी बनाई हुई लॉजिक के हिसाब से इत्तेफाक देखिए, ये तीनों मेटल्स किसके ग्रुप में आ गए? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है। तो ये भी मेटल, लेकिन ये है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, ये है मोस्ट रिएक्टिव और ये है लीस्ट रिएक्टिव, एक ही ग्रुप में आ गए। तो लोगों ने कहा ये क्या तमाशा है, हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एक साथ कैसे आ गए? ये गलती उसने बाद में रेक्टिफाई की थी, ये कहकर कि ये दोनों एक ही ग्रुप में है, मगर दोनों में से ये गोल्ड सिल्वर कॉपर फैमिली बी में है और लिथियम सोडियम पोटेशियम फैमिली ए में, सो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज। इस तरह बात बना ली थी, लेकिन स्टिल इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक, क्योंकि करेक्ट रीजन ये नहीं था, वो हमें बाद में मिला। तो हम यहाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं, he placed coin age metals, gold, silver and copper with the
मोस्ट reactive metals, that is lithium, sodium, potassium. अब ये हो गए तमाम 6 ड्रॉबैक। ये वो सीधा सीधा खराबियां थी जो मेंडलीव के टेबल में टाइम टू टाइम पॉइंट आउट हुई। हमने आज इन सबको समराइज करके आपके सामने रखा। किसी में उस बेचारे ने आंसर्स भी दिए अपने अपने तौर पर, लेकिन ओवरऑल बहरहाल जब हमें सही जवाब पता चले तो पता लग गया कि मेंडलीव के आंसर्स गलत थे। तो अब हमने उसी स्टेप पर बढ़ना है। मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया, उसकी बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट्स थे वो अपनी जगह पर, बट देयर वर सर्टेन एरर्स। तो अब साइंस क्या करे, वो एरर्स दूर करे और उसी टेबल को जो मेंडलीव ने बनाया उसे परफेक्ट बना दे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के 3 कंपोनेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जब भी पूछी जाएगी 1 मार्क्स की। ड्रॉबैक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 4 पॉइंट्स थे। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में भी ये पॉइंट्स पूछे गए हैं, 4 मार्क्स में भी पूछे गए हैं, तो 2 to 4 मार्क्स ही कहेंगे आप। इसी तरह ये जो ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इसमें कभी उन्होंने ऐसा किया है कि तमाम ड्रॉबैक्स पूछे, 6 पॉइंट्स हैं, आधे नंबर का एक तो 3 नंबर का बना दिया। कभी उन्होंने कहा गिव एनी 4 ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके 4 मार्क्स कर दिए। तो नंबर वेरिएबल है, वो स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ। लेकिन ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में भी आया है। अब हमारा पहला हाफ खत्म। बावजूद इसके कि मेंडलीव का टेबल बहुत अच्छा था और वेरी क्लोज टू दी एक्चुअल वन, लेकिन बहरहाल है तो हिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि सबसे मेन बात एटॉमिक मास से बना था, सारी मुसीबत उसी की वजह से आई थी। तो जो मैंने आपसे चैप्टर के शुरू में कहा था कि पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हिस्ट्री की बात है। अब हम फाइनल स्टेज पर आ गए। अब हम बता रहे हैं कि ओके एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ और उसने हमारी इस स्टोरी को पूरी तरह से सही कर दिया, यानी हमें सही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले ये कहानी शुरू होगी किससे, एटॉमिक नंबर से। तो हम आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताते हैं और फिर बताते हैं हाउ we can answer every drawback of Mendeleev with the help of atomic number. What is atomic number? It is the number of protons in the nucleus of an atom. It is denoted by capital Z. बहुत शुरू में ही मैंने आपसे कह दिया था कि हर एलिमेंट की, जब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे बल्कि हमने अपना टॉपिक शुरू किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कहा था एलिमेंट की डेफिनेशन में कहा था कि एलिमेंट्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब आप उस बात से कनेक्ट करें तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही हो गया। हर एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज एक ही एलिमेंट में एक से ज्यादा एटॉमिक मास वाले एटम्स होते हैं जो आइसोटोप कहलाते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट की पहचान है। यानी अब अगर कोई मुझसे कहे डिफाइन हाइड्रोजन, मैं कहूंगा एन एटम व्हिच हैव 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन हो वो हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर कोई बच्चा इसमें ये ऐड करे और सर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो और उसमें कोई न्यूट्रॉन ना हो, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अगर हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल हाइड्रोजन का एटम बन गया। लेकिन फर्स्ट कर लें, आप कहते हैं मैंने हाइड्रोजन का एक एटम लिया, उसमें 1 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकाल दिया, तो ये हाइड्रोजन का कैटाइन बन जाएगा लेकिन रहेगा हाइड्रोजन। आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो जैसे हमने कहा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनाइन बन जाएगा लेकिन रहेगा हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन के साथ 1 न्यूट्रॉन भी रख दें तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप बन जाएगा, रहेगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपने प्रोटॉन 1 से 2 कर दिए तो ये बन गया हीलियम। हीलियम का एटम वो एटम जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, लिथियम का एटम जिसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम का एटम जिसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पर हम तमाम एलिमेंट्स को पहचानते हैं।
एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, हमने लिस्ट बनाई। अब हमारे जहन में दो सवाल थे। जैसे ही एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, मोज़ले था उस साइंटिस्ट का नाम, और आपने इसके काम को भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद भी आ जाए। बहुत सी थ्योरी के बाद मोज़ले ने एक्सरेज की मदद से एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। जाहिर सी बात है, वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, आपने पढ़ भी दिया, अब याद है, जहन में है, उससे अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हमें दोबारा पढ़ना है। तो मोज़ले ने जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, उसे समझ आ गई कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करता हूं तो मैं परफेक्ट टेबल बनाने में कामयाब हो जाता हूं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सारे ड्रॉबैक्स दूर हो जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा हुआ था कि अगर काम एटॉमिक नंबर से होना था तो फिर एटॉमिक मास से तो गलत हुई ना बात। जब गलत हुई तो इतना अच्छा टेबल कैसे बन गया? आज हम जब कभी सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम ही इसी बात पर आई थी कि अगर एटॉमिक मास पहले दिन से ही गलत क्लासिफिकेशन करता और हमें ये कामयाबी ना मिलती, तो शायद डो न्यूलैंड ही एटॉमिक मास को डिस्कार्ड करके ये सोचना शुरू कर देता कि एटम की कोई और प्रॉपर्टी है, उसे ढूंढो तो शायद हम एटॉमिक नंबर और जल्दी ढूंढ लेते। हम गलत फहमी में मारे गए ना सारे के सारे, एटॉमिक मास से बन तो रहा है टेबल, ये तो इतना जबरदस्त टेबल बनाना शुरू कर दिया। जब तक मुंह की ना खाई हमें अकल ना आई। तो अब मोज़ले के लिए सवाल सबसे ज्यादा ये था कि आखिर गलत होने के बावजूद एटॉमिक मास से हमने इतना अच्छा टेबल कैसे बनाया? तो बनना ही नहीं चाहिए था। तो पता ये चला कि इत्तेफाक ये है कि नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स बट फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है। नतीजा ये है कि अगर मुझे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिखना है या एटॉमिक मास के, इत्तेफाक से दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम असल में एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, इत्तेफाक ये था कि एटॉमिक नंबर का ऑर्डर भी वही था, सिवाय चंद जगहों के। तो वो जिन जगहों पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का ऑर्डर में फर्क आया हुआ फंस गए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई याद बात नहीं करते हैं आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ये समझाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखिए ये हुआ हमारे साथ। लेट अस सी, देखिए क्या कह रहा हूं। एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, मैं आपके सामने इनका एटॉमिक नंबर कोड कर रहा हूं फिलहाल, Z, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। इनके एटॉमिक मासेस क्या थे? हाइड्रोजन का था 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और नियॉन 20। Not exactly every atomic mass is twice of atomic number, roughly speaking. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा देखिए, मैंने जो एलिमेंट्स लिखे एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इस वक्त ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आ रहा है, जिसका ज्यादा है वो बाद में आ रहा है। पहले 10 एलिमेंट्स में एटॉमिक मास का ऑर्डर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही है, और नंबर का भी यही ऑर्डर है इत्तेफाक से। हालांकि वैल्यूज अलग अलग हैं, सिवाय हाइड्रोजन के सबका एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, लेकिन इत्तेफाक से देखिए ऑर्डर एक जैसा। आप एटॉमिक मास देखकर अरेंज करते तो भी यही ऑर्डर मिलता, एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं तो भी यही ऑर्डर मिलता। ये गलत फहमी हुई कि शुरू के एलिमेंट्स नंबर और मास दोनों के एतबार से एक ही ऑर्डर रखते थे। हम मास के साथ अरेंज कर रहे थे, ऑटोमेटिकली वो सही अरेंज होते चले गए, हम गलत फहमी में मार खा गए। अच्छा, अब एक और तमाशा सुनिए, बड़ी जबरदस्त बात। एटॉमिक मास में ऑर्डर कैसा है? कांस्टेंट गैप्स तो नहीं है ना एटॉमिक मास में। पहला एटॉमिक मास है 1, फिर 2 और 3 में कोई नहीं है, फिर डायरेक्ट 4 पे आ गया, फिर 5 और 6 में कोई नहीं है, डायरेक्ट 7 पे आ गया, फिर 8 पे कोई नहीं है, 9 पे आ गया, फिर 10 पे कोई नहीं है, फिर 11 12 कंसेक्यूटिव है। तो कहीं एटॉमिक मास में गैप नहीं है, 11 12 कंसेक्यूटिव, कहीं 2-2 के गैप है, 1 के 4 4 के बाद 7। तो ये तो बहुत ही रैंडम तरीके से एटॉमिक मास बढ़ रहा है ना। और एटॉमिक नंबर गिनती है भाई, 1 तक बच्चा भी पढ़ रहे हैं। तो अब मेरा पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर गिनती है, इसमें से कोई एक नंबर भी गायब हो गया आप चौंक जाएंगे ना। अगर फर्स्ट कर ले मैं ये गिनती गिनता जाऊं 1 से लेकर 10 तक, 11 20 सब कंसेक्यूटिव चल रही है, बीच में कहीं 24 छोड़ दूं, आप कहेंगे सिर्फ 24 क्यों नहीं है, 23 के बाद 25 आ गया, ये क्या बात
आप हैरान होंगे ना होंगे, इसलिए कि एटॉमिक नंबर में गैप आ ही नहीं रहा था, ये क्यों आ गया? लेकिन मास में तो पहले दिन से गैप आ रहा है, इसलिए कोई हैरानी नहीं। तो इसमें एटॉमिक मास में ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, गैप है कहाँ, एलिमेंट है। यानी अभी भी कोई बच्चा कह सकता है ना, सर क्या पता एक एलिमेंट हो आपको पता ना हो जिसका मास 3 हो। अभी भी हमें शक हो सकता है ना, 3 एटॉमिक मास किसी को आपको पता ही हो, जब डिस्कवर हो जाए आपका तो टिक गया। फर्स्ट कर लें कोई एलिमेंट ऐसा निकला जिसका एटॉमिक मास 8 है, सर आपको पता ही 8 है, लेकिन अभी एटॉमिक नंबर देखकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, सारे नंबर आ गए। अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद है, वो पॉइंट में तो नहीं हो सकती ना, एक एटम में 3.5 प्रोटॉन हो, ये तो नहीं हो सकता। सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 तक नहीं है, 92 तक कंसेक्यूटिव है, मैंने फिलहाल 10 तक। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से और इत्मीनान हो गया कि भाई अब और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला, सब हो गए हाउसफुल, पूरी गिनती हो गई। फर्स्ट कर ले एटॉमिक नंबर डिस्कवर ना होता तो हमारी तो जान सूली पे लटकी रहती कि ये बीच में जो गैप है पता नहीं इसमें भी कोई एलिमेंट आ गया तो क्या कर लेंगे। अब कम से कम इत्मीनान है कोई नहीं आने वाला, पूरी गिनती चल रही। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा वो फर्स्ट ड्रॉबैक याद कीजिए। तीन जगह ऐसी थी जहां हमने ज्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा था, कम वाले को पहले रखा था। वो मसला हल करते हैं। क्या था नंबर 1, ऑर्गन और पोटेशियम। ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है 39.9 और पोटेशियम का कम है 39.1। और हम क्या चाहते थे, ज्यादा एटॉमिक मास वाला पहले आए, क्योंकि ऑर्गन की जगह पहले बन रही थी नोबेल गैसेस के साथ, और हम नहीं कर सके तो परेशान हो गए। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए मसला ही हल हो गया। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर था 18 और पोटेशियम का था 19। ये वो पहला पेयर है एलिमेंट्स का जिसका एटॉमिक मास ज्यादा बन रहा है उसका नंबर कम बन रहा है, और जिसका एटॉमिक मास कम बन रहा है उसका नंबर ज्यादा बन रहा है। वरना यहाँ तक तो सही ऑर्डर चल रहा था, ये पहली जगह पे ऐसा। अब एटॉमिक नंबर आया, सबने कहा ऑर्गन को पहले रखो, पोटेशियम को बाद में रखो, मास पर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। नाउ द एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गन का पहला है, पोटेशियम बाद में। इसी तरह कोबाल्ट निकल का झगड़ा भी खत्म हो गया। कोबाल्ट का मास था 58.9, निकल का था 58.7, और आप कहते थे कोबाल्ट पहले आना चाहिए, निकल बाद में आना चाहिए। हालांकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास थोड़ा सा ज्यादा है, मसला हल हो गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल का 28। तो एटॉमिक नंबर में कोई इशू नहीं आ रहा। इसी तरह टेलुरम आयोडीन, वो जो छैल्कोजिन और हेलोजिन का झगड़ा था, टेलुरम का एटॉमिक मास 127.6 और आयोडीन का 126.9। हम चाहते थे टेलुरम का मास ज्यादा है मगर वो पहले आए, इसलिए कि अब पता चल गया उसका एटॉमिक नंबर 52 है और आयोडीन का 53 है। मुख्तसर बात, जब हमने एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स अरेंज किए जो 1 से लेके 92 तक नेचुरल एलिमेंट्स के लिए कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी हमें अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करना पड़ा। जिसका एटॉमिक नंबर कम था वो पहले आया, जिसका ज्यादा था वो बाद में आया, और कहीं भी डिसिमिलर एलिमेंट्स आपस में उलझे नहीं, बेहतरीन अंदाज से सब रहे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 3 जगह पर ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था अगर मास के हिसाब से बनाते, लेकिन नंबर के हिसाब से बनाया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला ड्रॉबैक सॉल्व हो गया। अब कोई एलिमेंट रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सब है। और हम शो करेंगे, ऐसी बात है, टेबल बनाएंगे भी, समझाने के लिए तो बनाएंगे, वैसे रट्टे वट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख लेंगे कि हर एलिमेंट एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, और चाहे तो अभी देख लें, किताब उठाएंगे उसके फ्रंट पेज पे टेबल बना हुआ है और हर एलिमेंट के सिंबल के नीचे उसका नंबर लिखा हुआ है। आप चाहें तो आज ही बैठकर जरा एग्जामिन कर लें कि पूरे टेबल में कंसेक्यूटिव गिनती के साथ वो नंबर प्लॉट किए गए हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो वो पहले आ गया हो और कम वाला बाद में, एब्सोल्युटली। दूसरा ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, हल हो गया, इस डेफिनेशन के साथ ही हल हो गया। भाई आप इस बात पे रो रहे थे ना कि कार्बन के 3 एटम है, उनका मास 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो अब कार्बन को अगर मैं एटॉमिक मास के हिसाब से रखूं तो कौन से वाले मास के हिसाब से रखूं? कार्बन को पीरियोडिक टेबल में 12 के हिसाब से रखूं, 13 के हिसाब से रखूं, तो उसके 3 एटॉमिक मास हैं, या उसको 3 जगह पे रखूं, 3 प्लॉट दे दूं? यही झगड़ा कर रहे थे ना। अब ये झगड़ा क्यों खत्म हो गया? ये तीनों आइसोटोप होंगे, इनके मासेस अलग होंगे, लेकिन इनका नंबर सेम है और वो है 6। तो अब कार्बन को पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाएगा, पोजीशन नंबर 6 पर। उसका मास चाहे 12 हो, 13 हो, 14 हो, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं।
तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अब एलिमेंट्स को उनके सेम एटॉमिक नंबर की बेस पर रखा जा रहा है। तो जब हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, इट विल रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ इट्स आइसोटोप, उसमें उसके सारे आइसोटोप खुद ब खुद आ गए, मास देखने की जरूरत नहीं। लो सॉरी मसला है। इससे पहले कि हम खुश हों, तालियां बजाएं और कहें वाह भाई वाह कितना अच्छा काम हो गया, पिक्चर अभी बाकी है, इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि नंबर लगाएंगे और कहानी खत्म, तो इतनी आसान हो तो हमारे एक शायर होते थे विनय शाह, वो कहते थे आसान हो तो साइंस ही क्यों कह रहा है, साइंस का मतलब ही यही है मुश्किल हो। तो इसलिए अब इसमें एक कैरेक्टर और आना है। आपको याद है तीसरा ड्रॉबैक था आइडिया अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, और चौथा था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अगर मैं आपको बता दूं ये बात कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सामने 10 एलिमेंट की लिस्ट लगी हुई है, क्या इससे आपको एटम के स्ट्रक्चर का पता चल रहा है? नहीं, सिर्फ ये पता चल रहा है उसके एटम में कितने प्रोटॉन हैं। स्ट्रक्चर का तो मतलब है आप पूरा एटम ड्रॉ करें, बताएं न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन, और सबसे बढ़कर न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, कौन फर्स्ट ऑर्बिट में है, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, ये सब थोड़ी पता चल रहा है। तो सिर्फ एटॉमिक नंबर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पता नहीं चल रहा अभी भी। और जब नहीं पता चल रहा तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये सवाल मेरा अभी भी मौजूद है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट एक जैसे हैं। आपसे क्या तय हुआ था, अगर ये तीनों एलिमेंट एक जैसे हैं तो इनके एटम में कोई ना कोई चीज कॉमन है। वो कॉमन कैरेक्टर इन तीनों की कॉमन प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार है। लिथियम का एटॉमिक नंबर, अब तो पहले मास था ना, अब तो नंबर आ गया, नंबर है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। क्या ये एटॉमिक नंबर सेम है? अलग अलग है। तो अब मुझे बताइए एक ऐसा एलिमेंट जिसमें 3 प्रोटॉन है और जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, वो उस एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है जिसमें 11 प्रोटॉन? 11 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 वाले को 11 वाले से क्यों मोहब्बत हो गई, 12 वाले से क्यों नहीं हुई, 14 वाले से क्यों नहीं हुई? इसमें क्या राज है कि जिसमें 3 प्रोटॉन होंगे वो 11 प्रोटॉन वाले से सिमिलर होगा, वो 19 प्रोटॉन वाले से सिमिलर होगा। आखिर इन 3 नंबरों में ऐसा क्या रिश्ता है? कोई तो लॉजिक होनी चाहिए ना। अपनी तरफ से बना दिया भाई, 3 वाला 10 से क्यों नहीं मिल रहा, 3 वाला 15 से क्यों नहीं मिल रहा, 3 वाला 11 से ही क्यों मिल रहा है? इट मींस आई नीड द रीजन व्हाई। वो अभी तक नहीं आया, वो महज नंबर से नहीं आएगा। तो एक और कैरेक्टर फिल्म में रहता था, उसकी अब एंट्री होगी हमारे असली हीरो की, और वो कौन है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जानते आप इसे अच्छी तरह है, बस अब इसकी अब एंट्री हो रही है। आपको याद है फर्स्ट ईयर में जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद हमने आपको ये सब बताया था कि एक एटम में ऑर्बिट होते हैं, उसके अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, वो SPDF कहलाते हैं, और फिर हमने इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। यही एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बताती है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कौन फर्स्ट ऑर्बिट में, कौन सेकंड ऑर्बिट में, कौन थर्ड ऑर्बिट में। तो इस नॉलेज से हमें सारे सवालों में जवाब। तो असल कहानी ये थी, शुरू से जो हम कह रहे थे, आपने कोशिश की एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाने की एटॉमिक मास से, वो बिल्कुल गलत था। हमने आपको तासुर दिया कि नहीं एटॉमिक नंबर से बनेगा, जो कि सही है, गलत तासुर नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर की मदद से एक और प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं, और वो प्रॉपर्टी एसेंस थी, और वो है कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की मदद से लिखी जाती है, और ये बनाएगा पीरियोडिक टेबल बड़े मजे से। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पहले आपको याद दिलाएं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में पढ़ा सबने होगा, लेकिन इम्तिहान नहीं हुए, किसी ने रिवाइज नहीं किया होगा, किसी ने उतनी तवज्जो से नहीं सुना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो एक छोटा सा टॉपिक था। सेकेंड ईयर की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के गिर्द घूम रही है, तो हमें हर हाल में इसे इस तरह दोबारा पढ़ाना है जैसे कभी पढ़ा ही नहीं, तब पीरियोडिक टेबल आसानी से बनेगा। सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है।
इसलिए अब हम यहाँ से जब अपनी नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो हम बात शुरू करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ शुड वी राइट, पूरा ब्रीफ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उसमें कुछ इजाफा करेंगे सेकेंड ईयर के स्टैंडर्ड से, और फिर दोबारा वापस आएंगे ये बताने के लिए कि अब बाकी मेंडलीव के ड्रॉबैक्स कैसे दूर हुए, और हम इसी कॉन्फ़िगरेशन की मदद से बनाएंगे अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम उस फेज में आ गए हैं व्हिच इज द लास्ट फेज ऑफ द चैप्टर। आधा हिस्सा खत्म, बाकी आधे पर आ गए हैं। तो अब अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ सकता है, और अभी कोई खास ऐसी चीज लिखी नहीं थी हमने, इसलिए आप ये जो हमने पॉइंट नंबर 6 लिखा था वो जरूर आप नोट कर लेंगे। मेरे ख्याल में इसकी तस्वीरें हमें आज शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद तो मैंने जो लिखा है जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, अभी असली चीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आएगी, तो हम उस वक्त आपको सारी बातें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।